वेलकम टू सीएलसी जुडिशियल। सबसे पहले एक जरूरी सूचना, ये जो हम लोग डीटीएस में क्वेश्चंस पूछते थे तो और इन डीटीएस के क्वेश्चन का टीचिंग मेंस आंसर राइटिंग सीरीज में वीडियो बना के दिया जाता रहा। आप में से कुछ बच्चे लोगों के रिक्वेस्ट आए, हमारे पास सजेशंस भी आया कि सर डीटीएस में जो आप 6 क्वेश्चंस देते हैं, 2 पीटी, 2 मेंस, 2 इंटरव्यू के लिए, तो क्वेश्चन कंसेप्चुअल होता है और इन्हें पढ़ने में समझने में टाइम लगता, और 6 क्वेश्चंस होने की वजह से उनका जो डेली का रूटीन है, जो अपने हिसाब से जो पढ़ाई करें, वो भी अफेक्ट होता है। कहने का मतलब कि ना वो डीटीएस को ठीक तरीके से फॉलो कर पाते, ना वो अपने रूटीन को फॉलो कर पाते। तो एक सजेशन आया है कि सर डीटीएस में 3 ही क्वेश्चन रखा जाए, एक पीटी, मेंस और इंटरव्यू से। 3 ही क्वेश्चन कुछ दिन के लिए रखा जाए और हम लोग इसे करके देख रहे हैं। फिर चूंकि ये आपके फायदे के लिए बनाया गया है, डीटीएस सर्विसेज हर किसी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप कहीं भी पढ़ रहे हैं, किसी भी इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं, आप वहाँ पढ़ते रहिए। और बिकॉज आई एम ऑलवेज हैप्पी टू हेल्प। मेरे से अगर आपका कुछ फायदा होता है तो मुझे खुशी होगी, मुझे कोई एतराज़ नहीं। तो इसी के लिए हर लोगों को फ्री कर दिया गया। तो डीटीएस में आज 3 ही क्वेश्चन पूछे गए, उन 3 क्वेश्चन को यहाँ पे बताया जाएगा आपको। और दूसरा, ये जो पहले मेंस आंसर राइटिंग सीरीज हुआ करता था, वो इंटरव्यू एंड मेंस सीरीज कर दिया गया है। तो बच्चे लोगों के ये भी सजेशन है कि सर आप हर वीडियो में, अब पुराने स्टूडेंट है वो तो जानते हैं, तो हर वीडियो में जो ओपनिंग पार्ट है वीडियो का, तो उसके बारे में, डीटीएस के बारे में 1-2 लाइन जरूर बताइए, ताकि अगर कोई नया स्टूडेंट आपका वीडियो पहली बार देख रहा है तो एक ही वीडियो में वो समझ जाए, उसे सारे वीडियो पलट के ना देखना पड़े। तो इससे स्टूडेंट को भी कन्वीनियंस होगा, आपका भी मिशन कामयाब होगा। तो थैंक्स, बहुत ही अच्छा सजेशन है और मैं पूरी तरह सहमत हूँ और इसे लागू करूँगा मैं। और इसी तरह से आपसे मैं उम्मीद करता हूँ कि कहीं भूल चूक हो रही हो मेरे से तो मुझे ज़रूर बताएं, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं आता। आई एम always happy to learn. I am always happy to improve upon. तो और जो अगर मान लीजिए आप किसी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, तो बिहार एपीओ जो पिछला हुआ था, उसके दौरान हम लोगों ने अपने इंटरव्यू का सेशन, कुछ सेशन यूट्यूब पे डाला गया है और कुछ सेशन यूट्यूब पे नहीं डाला गया है। हम लोगों ने 1-to-1 सेशन भी दिया था। वो स्टूडेंट्स को बहुत सारी चीज़ें बताया गया था, समझाया गया था। तो वो चीज़ें हम लोगों की पर्सनल है, वो हमारे बीच और हमारे स्टूडेंट के बीच, और उसे मैं थोड़ा कॉन्फिडेंशियल रखना चाहता। हमारी उसमें निजी स्ट्रेटजी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, स्टूडेंट्स के पर्सनल प्रोफाइल से क्वेश्चंस होते हैं। तो उनको हम लोगों ने, हो सकता है आगे कुछ इरादा और हो, लेकिन उनको हम लोगों ने नहीं शेयर किया। लेकिन एक जनरल इंटरव्यू किस तरीके से, कैसे आप उसकी तैयारी कैसे करें, करीब 53 पार्ट हैं और एक पार्ट 2-2, 3-3 घंटे के। रात के जो इंटरव्यू के क्लासेज चले थे, वो रात के 1-1, 1:30 बजे तक क्लासेज चले थे। एक चीज और बता दूं, अगर आप कुछ इनोवेटिव टाइप की चीजें करेंगे तो चुनौतियां और परेशानियां दोनों साथ खड़ी हो जाती हैं। हमने जब वो एपीओ इंटरव्यू सीरीज शुरू किया तो उस समय एक दौर था मॉक इंटरव्यू का। मॉक इंटरव्यू का दौर एक जमाने से चलता रहा, आज भी चल रहा, आगे भी चलता रहेगा। तो मॉक इंटरव्यू बेसिकली होता क्या, हमने देखा है
एसी कमरा हो, कालीन बिछा दिया, अच्छे फर्नीचर लगा दिए, सूट बूट में बैठ गए और फील होता। क्योंकि हमारा पूरा का पूरा एपीओ बैच टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट था, किसी से 1 रुपए का भी चार्ज नहीं लिया गया। पहले तो लोग हंसते थे कि फ्री है, स्टूडेंट नहीं है, पढ़ाने नहीं आता, पता ना क्या क्या अनाप शनाप चीज़ें। ठीक है, मेरे पास भी कुछ सूचनाएं पहुंची, मैंने वो जवाब देना उचित नहीं समझा, क्योंकि जवाब ही नहीं था मेरे पास। क्या जवाब देता मैं, अपना वक्त बर्बाद करता मैं तो। और जो इस तरह से बोल रहे थे, जब हमारा रिजल्ट निकला 66 सिलेक्शन। अब अमूमन ट्रेंड ये है कि हर कोचिंग वाला पोस्टर बैनर जैसे हमने ये बना रहा है, इसी तरीके से वो बना। हमने भी सोचा कि बैनर पोस्टर ही क्या वीडियो करना है, तो हमने सोचा कि यार इतना अच्छा रिजल्ट, सारे जेन्युइन रिजल्ट, तो हम क्यों ना वीडियो फुटेज से दिखाएं। हमारे सारे A to Z हमारे रिजल्ट ऐसे हैं कि ये जिनके रिजल्ट नाम और ये सारे रोल नंबर लिखे हुए, ये कैंडिडेट भी इसको मना नहीं कर सकते। इनकी वीडियो फुटेज से लेके बहुत सारी चीजें हैं हमारे पास। तो हमने छोटे छोटे वीडियो बना के, एक नया तौर तरीका था वीडियो बना के रिजल्ट दिखाने का, और वो प्लेलिस्ट है CLC का जादू चल गया। आज भी वो सारे वीडियोज हैं, आप जाके उनको देख सकते हैं। और हमने इन लोगों को कहा, अब जहाँ पे मॉक इंटरव्यू का दौर हो, जहाँ पे एसी कमरा हो, जहाँ पे कालीन बिछा हुआ हो, जहाँ पे अच्छे फर्नीचर लगे हो, और वहाँ पे मैंने बोला ऑनलाइन, तो बड़ा अजीब सा लगता था स्टूडेंट को भी। तो मैंने उन्हें समझाया कि भैया ऐसा है कि ठीक है, आपको फील होने के लिए कि आप इंटरव्यू दे रहे हैं, ठीक है, मैं 5 स्टार होटल में आपका इंटरव्यू शेड्यूल कर देता हूँ, अच्छे से फील कीजिएगा, और जो उसका चार्जेज होगा वो आप चार्जेज पे कीजिएगा। हमारे बच्चों ने समझा, सबने समझा, और हम लोगों ने चलाया, और जिसकी बदौलत ये कामयाबी हासिल हुई। हाँ, मैं इन सारे 66, हम लोगों का एक्चुअल रिजल्ट इससे काफ़ी ज़्यादा है, मैं उसको क्लेम नहीं करता, क्योंकि हमारे कुछ डाटा डिलीट हो गए थे। हम 66 ऑफिशियल रिजल्ट ही क्लेम करते। ये जो रिजल्ट है, मैंने कभी आज तक किसी भी बच्चे के रिजल्ट का क्रेडिट खुद को नहीं लिया। ये रिजल्ट का पहला क्रेडिट इन बच्चों के हार्ड वर्क को जाता है। मैं पिछले वीडियो में तमाम ये सारी चीज़ें बोल चुका हूँ, मैं उनको रिपीट नहीं करना चाहता। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि अगर आप कहीं का इंटरव्यू दे रहे हैं, तो आप इन सारे सीरीज को एक एक करके देख जाइए। और जिन लोगों ने 32 बिहार जे मेंस दिया है, रिजल्ट आपका आने वाला है। अब आने वाला है ये तो पता है, लेकिन कब आने वाला है ये नहीं पता। तो अब इससे ज़्यादा मैं कुछ कहने की भी स्थिति में नहीं हूँ। जब आएगा, जैसे आएगा वो देखिएगा। लेकिन इस दौरान 53 वीडियोज हैं, उनको एक एक करके देख जाइए, एक कॉपी लीजिए। बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर बताए गए हैं, बहुत सारे रियाज कराए गए हैं कि आप बेहतरीन से बेहतरीन आंसर कैसे दे सकें। इंटरव्यू के इंट्रिकेसीज एंड कॉम्प्लिकेसीज, एक एक चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। ये सारी चीज़ें कि अरे ये तो एपीओ का इंटरव्यू था, जे के इंटरव्यू में क्या, तो ये सारी चीज़ें फजूल की है। एक जनरल इंटरव्यू कैसे होता है, किस तरीके के से होता है, आपको किस तरीके से खुद को तैयार करना चाहिए, तो ये वीडियो डाला भी गया यूट्यूब पे, इसलिए छात्र कल्याण के वास्ते। अब यूट्यूब पे वीडियो है, आप कभी भी इनसे अपनी, आपको अच्छा लगे तो तैयारी इनसे आप कर सकते हैं। आप इन वीडियोज को देखने के बाद अगर इंटरव्यू आपके लिए हेल्पफुल होता है, तो तारीफ के 2 बोल, अब तारीफ के 2 बोल, खैर चलिए, तारीफ तो बुरी किसी को भी नहीं लगती, लेकिन मैं इसके लिए आपको मजबूर नहीं कर रहा। आपकी श्रद्धा है, अगर आपको अच्छा लगता, आपका काम बनता, तो आप जरूर हमें बताएंगे। और आइए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। एक और बहुत जरूरी चीज देखिए, यही आईपीसी आप भी पढ़ते हैं, और यही आईपीसी। अब आईपीसी कहना अच्छा नहीं होगा, पुरानी आदत है
धीरे धीरे छूटेगी BNS। यही जो टॉपर होता वो भी पढ़ता, यही जो सबसे दिग्गज वकील इंडिया फेम के, इंटरनेशनल फेम के, वो लोग भी पढ़ते हैं। और यही BNS निचली अदालतों के भी बहुत सारे लोग पढ़ते हैं। कानून को पढ़ने और समझने का जो तौर तरीका है उस पर बहुत चीजें निर्भर करती हैं। अब देखिए ये एफरे से क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो बेसिकली एफरे है क्या, आप कमेंट करके बताइएगा कि पुराने एक्ट में क्या सेक्शन था और नए एक्ट में एफरे का क्या सेक्शन हो गया। कुछ जरूरी चीजें आप समझ लीजिए। एफरे जो है एक शब्द है फ्रेंच वर्ड एफ्रेयर, और इस एफ्रेयर शब्द से एफरे को बनाया गया है। और जरा सा मैं इसको थोड़ा और कर दूं, और इसका मतलब होता है टू टेरिफाई। और इसलिए कि अगर पब्लिक प्लेस पे 2 या 2 से ज्यादा लोग दंगा करें और उस दंगे से फाइटिंग करें और उस दंगे से पब्लिक का अमन चैन खराब होता है, पब्लिक डरा हुआ महसूस करे, तो उसे एफरे इन जनरल कहते हैं। हर ऑफेंस का इसेंशियल होता है। एफरे के 3 इसेंशियल्स हैं कि फाइट जो है दो या 2 से ज्यादा लोगों के बीच होनी चाहिए। अब आप एक लॉ स्टूडेंट, आप एक तो जनरल पढ़ लिया कि फाइट होनी चाहिए। अब फाइट क्या है, फाइट की डिफिनीशन क्या है, इसके बारे में आपको सोचना है। आपके पास जो भी रिसोर्स मटेरियल के तौर पे किताबें हैं उनमें से पढ़ना है कि फाइट की डिफिनीशन क्या है। एक आदमी दूसरे को गाली दे रहा तो क्या उसे फाइट कहा जा सकता? एक आदमी किसी दूसरे को पीट रहा तो क्या उसे फाइट कहा जा सकता? एफरे के लिए फाइट किस तरीके का होना चाहिए? क्या नुरा कुश्ती को भी फाइट कहा जा सकता? क्या प्रैंक करने के लिए 2 आदमी आपस में उलझ गए, क्या उसको भी फाइट कहेंगे? लॉ एक थिंकिंग सब्जेक्ट है, कंसेप्ट ओरिएंटेड। अब इसका सॉल्यूशन ये है कि फाइट को स्पेशली डिफाइन नहीं किया गया है। तो फाइट का मतलब ऑर्डिनरी मीनिंग, फाइट का मतलब कॉमन सेंस के मुताबिक कि उसमें कुछ वायलेंस का भी एलिमेंट हो। आगे केस लॉ है इसी पे। तो वर्बल अब्यूज, सिर्फ गाली देना बिना वायलेंस के, उसे फाइट नहीं माना जाएगा। वो एक इनकन्वीनियंस हो सकता पब्लिक के लिए एट लार्ज, और दैट इज न्यूसेंस। तो न्यूसेंस और एफरे में अंतर है। केस हमने हमारे ज़माने में, पुराने ज़माने में लाइब्रेरियाँ लंबी होती थी, मोटी मोटी किताबों में हम लोग जजमेंट सर्च करते थे। अब तो सारा कुछ डिजिटाइज्ड हो गया। जितनी जजमेंट है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की, ये कंप्यूटर के एक क्लिक पे हासिल है। प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर्स भी हैं जजमेंट सर्च वगैरह के लिए। तो जजमेंट की कमी नहीं है, बहुत सारी जजमेंट है। आप उनमें से एक को हमने रेफर किया है, C. सुब्बारायडू वर्सेज स्टेट। दूसरा जजमेंट है सुनील कुमार मोहम्मद अलियास महाखुदा वर्सेज स्टेट ऑफ उड़ीसा। इसमें कहा गया कि भाई एक आदमी दूसरे को मार रहा है तो फाइट नहीं होता। और भी एक्सप्लेन की गई हैं चीजें कि फाइट के लिए कम से कम 2 आदमी चाहिए। अब इसी चीज को कॉमन सेंस में कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, अंग्रेजी में इसे दूसरे तरह से कहते हैं, इट ऑलवेज टेक्स 2 टू मेक ए क्वारल। तो फाइट के लिए कम से कम 2 आदमियों का होना जरूरी है, और फाइट कम से कम बाइलैटरल होना चाहिए, मतलब 2 की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। एक मार रहा है और दूसरा मार खा रहा, एक आदमी दूसरे को पीट रहा है, एक आदमी किसी दूसरे को बहुत बेरहमी से पीट रहा। मान लीजिए 4 आदमी, 3 मिलकर एक शख्स को काफी बेरहमी से और निर्दयता से और क्रूएल्टी से काफी हीनियस तरीके से पीट रहा। पब्लिक देख के डर रही है, क्या वो एफरे होगा? तो अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं, अब वो जमाने गुजर गए
कि भैया एफरे का सेक्शन कौन सा है। तो आपने हाल फिलहाल में एग्जाम दिया होगा तो आपने देखा भी होगा। हम लोगों ने कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो बच्चे पुराने और हमारे 6-7 साल पहले शुरू किया, खैर चलिए वो लंबी कहानी है किसी और वीडियो में। वो आज की डेट में हम लोगों के पास काफी 1 लाख से ज्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है हर सब्जेक्ट। तो खैर ठीक है, अच्छा है, हमारी मेहनत आपके काम आएगी। तो ये एफरे मतलब इस तरह का कि पब्लिक डरा हुआ महसूस करे। अब 2 आदमी मनोरंजन कर रहे हैं, आपस में लड़ झगड़ भी रहे हैं अम्यूजमेंट के पर्पज से। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो इसेंशियल इंग्रेडिएंट 2 और मोर पर्सन मस्ट फाइट। फाइटिंग जो है पब्लिक प्लेस, अब पब्लिक प्लेस को भी एफरे के पर्पज से डिफाइन नहीं किया गया है। तो पब्लिक प्लेस हम किसे कहेंगे? जहां पब्लिक का एक्सेस हो बेरोक टोक, वो प्लेस पब्लिक प्लेस हो सकता है। और प्राइवेट प्लेस में फाइट हो रहा है तो एफरे नहीं होगा पब्लिक प्लेस। और फाइटिंग मस्ट रिजल्ट इनटू डिस्टरबेंस ऑफ पब्लिक पीस। ये 3 आप वीडियो को पॉज करके, ये थोड़ा सा इनपुट मटेरियल है, एक्सेप्ट नहीं होता। आज हमारे पास थोड़ा टाइम था तो हमने तैयार कर दिया इसे। तो इन चीजों के साथ अब देखिए, जैसे ही पूछा जाएगा एफरे, तो सार्वजनिक स्थान पे पब्लिक प्लेस पे अचानक से दंगा करना। अब मान लीजिए आपसे इंटरव्यू में पूछ दिया कि पब्लिक प्लेस पे, अच्छा पूछ दिया एफरे और आपने कहा पब्लिक प्लेस पे अचानक से दंगा करना। 1-2 बच्चे ने हमें भेजा भी स्क्रीनशॉट, पता ना कौन सी किताब का, उसमें अचानक लिखा हुआ। तो मेरे को बड़ा अफसोस हुआ। आप बेयर एक्ट उठा के पढ़िए, उसमें अचानक शब्द नहीं लिखा हुआ, सडन और ऐसे इस तरह की चीजें। एक लॉ स्टूडेंट बन के आप सोचिए, मतलब पब्लिक प्लेस पे अचानक से हम फाइट करेंगे तो एफरे होगा, और पब्लिक प्लेस पे अचानक से फाइट नहीं करेंगे, प्लानिंग के साथ फाइट करेंगे तो एफरे नहीं होगा। क्या भद्दा मजाक है। दैट इज टोटल फेलियर ऑफ जस्टिस, दैट इज कोलैप्स ऑफ द इंटायर लीगल सिस्टम। तो कानून इस तरह का नहीं हो सकता। लॉजिक एंड रीजनिंग इज द सोल एंड हार्ट ऑफ द लॉ। तो और इस कारण से मैं कभी कभी कहता कि लॉ इज नथिंग मोर देन कॉमन सेंस। अगर आप बोलेंगे कि पब्लिक प्लेस पे अचानक से फाइट करना, तो ऐसे इंटरव्यू बोर्ड में पूछा जाएगा। अगर अचानक से ना हो, प्लानिंग से हो, तो मेंस में तो आपके पास समय है, जो गलतियां होती हैं वो काट के आप ठीक कर सकते, लेकिन इंटरव्यू में गलती सुधारने का मौका नहीं होता। तो और अगर मान लीजिए कि चलिए इंटरव्यू छोड़िए, मेंस में ही अगर आप अचानक शब्द लिख दें तो आपको तो लगेगा कि आपने बहुत अच्छा लिखा, लेकिन जब रिजल्ट निकलेगा तो आप सोचेंगे कि भाई ऐसे हो गया वैसे हो गया, हमने तो इतना शानदार लिखा था लेकिन हुआ क्यों नहीं। तो देखिए, अगर आपके मेंस में कम नंबर आ रहे हैं, अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं, तो आप प्लीज आरटीआई से अपनी कॉपी निकालिए और किसी योग्य अनुभवी व्यक्ति से आप अपने आंसर को चेक कराइए, अपनी कमियों को ढूंढिए, उन्हें दूर कीजिए। आगे से आपका मेंस में बहुत अच्छा नंबर आएगा। तो इन चीजों को जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक जो है आप एक अच्छा आंसर नहीं लिख सकता। आपने स्टडी मटेरियल ले लिया कहीं से, कोई ले ली, उस पे सोच नहीं रहे, दे रटा दे रटा दे रटा। मेरी नजरों में अगर कानून का आप रट्टा मारते हैं तो यह एक नैतिक अपराध है। रट्टा मत मारिए, कानून कॉमन सेंस से बाहर नहीं है। ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इसको समझने का प्रयास कीजिए। तो पब्लिक प्लेस पे अब सवाल ये होता है कि भैया एक पब्लिक न्यूसेंस भी है, तो न्यूसेंस कॉजिंग इनकन्वीनियंस, तो एफरे के लिए डिस्टरबेंस शब्द इस्तेमाल किया गया।
तो आपको ये सोचना है कि एफरे में जो डिस्टरबेंस शब्द इस्तेमाल किया गया है और न्यूसेंस में इनकन्वीनियंस या अनवायंस, तो डिस्टरबेंस, इनकन्वीनियंस और अनवायंस में अंतर है। इन अंतरों को परिभाषित नहीं किया गया है, तो जिस चीज को परिभाषित नहीं किया गया है वो चीजें उनकी ऑर्डिनरी मीनिंग जो डिक्शनरी मीनिंग कहता है वही होगा, कोई दूसरा मीनिंग नहीं होगा। तो रिजल्ट नहीं होने का कारण या मेंस में अच्छे नंबर नहीं आने का यह भी एक कारण है कि आपने रट्टा मारा, आप समझते नहीं। अब एग्जाम का पैटर्न चेंज हो गया, कंसेप्चुअल हो गया, लॉजिकल रीजनिंग वाला हो गया, तो इसलिए अब दिक्कतें हो रही हैं। खैर, आप लॉ की रीजनिंग और लॉजिक क्योंकि इस तरीके से आपने पढ़ा नहीं, इसलिए ये थोड़ा मुश्किल भरा लग सकता है आपको। लॉ को आप लॉजिक और रीजनिंग से पढ़ेंगे तो पता भी नहीं लगेगा वक्त कैसे गुजर गया आपका, और सारी चीजें परमानेंट हमेशा के लिए याद हो जाएंगी आपको, कभी आप भूलेंगे नहीं और बिल्कुल सही जवाब देंगे। अब आइए इस इनपुट के साथ हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं क्या पूछा गया। तो एफरे के संदर्भ में सही आंसर बताइए। मैं थोड़ा हिंदी वाला भी पढ़ दूं। अब देखिए भाई, आपके सामने है, आप देख लीजिए। अब एक बार थोड़ा मेरे लिए इनकन्वीनियंस होगा, एक बार हिंदी एक बार अंग्रेजी में उन्हीं चीज़ों को बताना। ये क्वेश्चन है और ये मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ एफरे व्हेन 2 or more person fight at public place with intention to disturb public peace। अब देखिए, इंटेंशन की बात नहीं दी हुई है डिफिनीशन में, तो एक लॉ स्टूडेंट बन के आपको ये सोचना है कि अरे भैया हम तो पढ़ते हैं मेंस रिया, मेंस रिया इज इसेंशियल, अगर मेंस रिया नहीं तो क्राइम नहीं। तो इसमें तो मेंस रिया नहीं लिखा हुआ है, इंटेंशन का नहीं होना मतलब मेंस रिया उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आप सोचिए कि जो ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक ट्रैंक्विलिटी है, अगर 2 आदमी पब्लिक पीस को डिस्टर्ब करने के इरादे से फाइटिंग कर रहे हैं तभी एफरे होगा। कानून का एक प्रावधान, एक पहलू कि अगर पब्लिक पीस को डिस्टर्ब करने के इरादे से फाइटिंग हो रही है तो एफरे होगा। दूसरा प्रावधान, फाइटिंग के कारण पब्लिक पीस डिस्टर्ब हो गई, तो इन दोनों में से आप तय कीजिए कि किसका स्कोप वाइडर है, फाइटिंग के कारण पब्लिक पीस डिस्टर्ब होना या इंटेंशनल फाइटिंग इन ऑर्डर टू डिस्टर्ब पब्लिक पीस। कभी कभी कहा जाता है ज्यादा विचार करना या ज्यादा सोचना भी अच्छा नहीं होता। तो कानून एक नपा तुला सब्जेक्ट, अगर आप जरूरत से ज्यादा अगर इसमें करेंगे तो फिर ऐसी गलतियां होने लगेंगी। तो आपने फाइटिंग की, पब्लिक पीस डिस्टर्ब हुआ, दैट सफिशिएंट। आपका इंटेंशन क्या रहा, दैट इज इमैटेरियल। आपको कभी मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो मेंस रिया बेशक तो क्राइम का फाउंडेशन है, मेंस रिया एक्टस रियस, लेकिन जब कानून में अपराधों की डेफिनेशन इलेबरेट तरीके से दी हुई है तो मेंस रिया का रोल और इम्पोर्टेंस धीरे धीरे कम होता जा रहा है। कैसे कि अब अपराधों के डेफिनेशन में मिलता है इंटेंशनली, वॉलंटरीली, नोइंगली। तो ये सारे कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में इंटेंशन को बताते हैं। इंटेंशन पे मैं एक और चीज आपसे कहना चाहूंगा। अब मेरा इरादा क्या है,
आपको कैसे पता लगेगा? क्या सीटी स्कैन कराएंगे मेरा? कैसे? अरे मेरे दिमाग में क्या है, व्हाट इज इनटू माय माइंड। तो कानून एक पैरामीटर देता कि आप किसी के इरादे का पता उसके कंडक्ट से लगा सकता, और वही एक डायलॉग बन जाता है, इट इज द कंडक्ट विच रिफ्लेक्ट इंटेंशन। इसको और आगे लेके चलेंगे तो आप कह सकते हैं, नेवर जज द पीपल बाय व्हाट दे से, जज देम बाय देयर कंडक्ट। तो कानून एक एडवांस डिसिप्लिन है। कभी कभी मैं भी हंसी मजाक में कहता, आपने सुना होगा कि जो हम कॉलेज में पढ़ते, जो किताबों में पढ़ते, जब हम प्रैक्टिस में जाते हैं तो एक अलग रूप, प्रारूप और स्वरूप नजर आता। तो मैं भी कभी कभी हंसी मजाक में कह देता, कानून वो नहीं जो किताबों में कैद है। अगर बेशक कानून एक इतना वास्ट डिसिप्लिन है, एंडलेस। अब यही एफरे जो है, इस एफरे पे आपको बहुत सारे जजमेंट, बहुत सारे इंटरप्रिटेशन मिलेंगे। हमने जो आपको बताया ये बेसिक है। इस बेसिक इनपुट के साथ अब आगे को आप बढ़ेंगे तो कोई असुविधा नहीं होगी, सारी चीजें आप बहुत बेहतरीन तरीके से समझेंगे। तो एक जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा है कि अधिकतर लॉ स्टूडेंट नोट्स, मटेरियल और इन पे रट्टा मारने का, भी अब एग्जाम है जल्दी से कर लो, किसी तरह से पास हो जाना है, तो ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो नहीं पाती। और आज के ज़माने में जो ट्रेंड चल रहा है उसमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत जरूरी है। अब चलिए, अब मुझे तो मैं खुद भी कहता आई हैव लिटिल नॉलेज ऑफ लॉ। अच्छी लगे तो फॉलो कीजिएगा, ना लगे तो इग्नोर कर दीजिएगा। एनीवे, तो ये जो हमारा डीटीएस है, हमारा एक छोटा सा प्रयास है, और मेरा एक संकल्प है कि लॉ स्टूडेंट में मैं रीजनिंग को प्रमोट कर सकूं, और जितना मुझे आता है उतना सिखा सकूं। मुझे बहुत कुछ तो नहीं आता, लेकिन जो भी मुझे आता है, हम कैसे पढ़ें उसे, किस तरीके से पढ़ें। आप अगर समझते हुए पढ़ेंगे तो, मैं नहीं समझता, अगर समझते हुए पढ़ेंगे तो अपने आप ही याद हो जाता। तो एनीवे, चलिए, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन आइकन को ऑन रखिएगा, ताकि हम ऐसी जो भी वीडियो आगे से बनाए वो सबसे पहले आपको मिलती रहे। और हो सके तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। हम लोगों ने बिहार एपीओ की वैकेंसी तो आने वाली है, कब आएगी वो नहीं कह सकते। हम लोगों ने इसके लिए एक टारगेट बैच भी शुरू किया है। टारगेट बैच में ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। फाउंडेशन बैच भी हमारा होता है, जो कि काफ़ी डिटेल और एप्लीकेशन के साथ साथ तरह तरह के एग्जाम्पल्स दे के आपको क्लास में ही समझा दिया जाता, और अलग अलग फैसिलिटीज है। तो अब टारगेट बैच तो फाउंडेशन बैच नहीं हो सकता, फाउंडेशन से थोड़ा कम टारगेट बैच। और मान लीजिए कि आप बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं, सब कुछ आपका तैयार है, तो उसके लिए हम लोगों ने एक टेस्ट सीरीज भी लॉन्च किया है, जिसमें 20,000 क्वेश्चन है, लॉ जी के दोनों मिला के, और इसकी अभी कीमत 649 रुपये रखी गई है। नए क्रिमिनल लॉ पे बेस्ड हैं, कंसेप्चुअल एमसीक्यूज हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में है, जो आपका होल सिलेबस को कवर करता। और हम लोगों ने स्पेशल कलेक्शन बनाया है कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का। हर स्टेट के अलग अलग एग्जामिनर, उनकी अलग अलग प्रेफरेंस, पैटर्न ट्रेंड पे हम लोगों ने काफ़ी वक्त गुजारा है, काफ़ी मेहनत किया है, कोशिश तो अपनी तरफ से पूरी है। अब इस संदर्भ में अगर आप हमारी कोई मदद करना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट करके हमें बताएं, हमें कॉल करें, टेक्स्ट करें, हमें काफ़ी खुशी होगी। और आपसे मदद की उम्मीद है। यह जो कार्यक्रम चल रहा, यह सफलतापूर्वक अपने अंजाम तक पहुँचे, आप लोगों को फायदा हो।
तो इसी के साथ यह वीडियो खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन, टिल देन बाय बाय।